कि जैसे आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, पहले आप 1 लाख रुपए का सामान पैसा खर्च करके यू आर एबल टू मेक डू विद योर लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी पा रहे थे। अब महंगाई बढ़ गई, अब वही सामान जो आप 1 लाख में खरीदते थे, अब वो सामान आप 1,05,000 में खरीद पा रहे हैं। करेंसी डीवैल्यू होती है, मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। रियल एस्टेट में बहुत पैसा लग जाएगा, लग जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। जनरली बोला है गवर्नमेंट ने तो कि 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं एक्सेप्ट करना है आपको, अब आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क लैब्स। 2021 का पेपर हम डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्विकली देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ लॉजिक लग सकता था, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन आप करेंगे भले ही गलत होगा, बिकॉज दैट इज हाउ दोस क्वेश्चंस आर डिजाइंड। सो लेट्स वर्क दैट आउट क्विकली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई विल ऑल्सो मार्क कि एनसीईआरटी में कौन से हैं, कौन से आप क्लास में जो हमने कवरेज किया है आज तक उससे कवर कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, और कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ये हमें पता भी रहता है। सर्टेन, पहली बात तो क्वेश्चन किस टाइप का है, रिमेंबर दैट कि मिनिमम मैक्सिमम एक गलत हो सकता है, तो वी हैव टू ओनली लुक फॉर वन रॉन्ग। We cannot look for more than one wrong. If we look for more than one wrong, then we are unnecessarily wasting time, right? Certain provisions in the Constitution of India give central government the right to issue directions to RBI in public interest. First of all, in 2021, this was in news because central government had given certain directions to RBI about the reserve transfer and all that. कि रिजर्व को कैसे मेंटेन करें, कैसे ना मेंटेन करें, नंबर वन, इसलिए लोगों को पता था। सेकेंड ऑफ ऑल, हमने पॉलिटी तो पढ़ी है, और कुछ पढ़े ना पढ़े, पूरी तैयारी में यूपीएससी की पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो पढ़ के जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता कॉन्स्टिट्यूशन में कभी आज तक आरबीआई मेंशन पढ़ा है आपने? आई डोंट थिंक सो, किसी ने भी देखा होगा। सो द मोमेंट यू सी दिस कि सर्टेन प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट, आप इसको काट देंगे बिकॉज इट इज नॉट दैट। द प्रोविजन विच आर देयर इज सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड एग्जैक्टली दिस वाज इन न्यूज। इस वजह से लोगों को पता भी था, बट ये वैसे भी काटा जा सकता था थोड़ा लॉजिक लगा के, है ना। तो इस सेकंड स्टेटमेंट को काट दीजिए। द मोमेंट सेकंड इज आउट, वी हैव एन आंसर, सिंपल इज दैट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, तो ऑब्वियसली बात है कहां से लेगा, है ना। दिस इज द पॉइंट ऑफ इट। तो ये क्वेश्चन हो सकता था इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, अगेन सेम आइडिया, ओनली वन ऑफ द थ्री हैज टू बी रॉन्ग इफ एट ऑल, या तो तीनों सही होंगे। सेम पॉइंट, all casual workers are entitled for employment provident fund coverage. I have no idea, let me go forward, अभी नहीं पता, ठीक है। all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. ये ज्यादा, ये तो लग रहा है कि हाँ यार वर्किंग आवर्स और ओवरटाइम पेमेंट तो मिलना ही चाहिए वर्कर्स को, ठीक है। इफ आई हैव टू पिक बिटवीन द टू, आई विल पिक दिस। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको पिक नहीं करूंगा, बिकॉज तीनों भी सही हो सकते हैं, बट इफ आई हैव टू पिक बिटवीन द टू, आई विल पिक दिस। The government can, by a notification, specify that establishment or industry shall pay wages only through its bank account. भाई गवर्नमेंट कैन बोल रहा है, बोल तो सकता ही अगर बोलना चाहे तो, नहीं बोलेगा वो अलग बात है, राइट। या तो ये है कि गवर्नमेंट ऑलवेज स्पेसिफाई, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई, गवर्नमेंट है भाई, अगर उसको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रही है, दे कैन ऑलवेज स्पेसिफाई कि आप कैश पेमेंट नहीं करेंगे, अब से आपको सिर्फ डिजिटल पेमेंट करना है या अकाउंट में पेमेंट करता है। गवर्नमेंट ने बोला भी है कि 2 लाख, जनरली बोला है गवर्नमेंट ने तो कि 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं एक्सेप्ट करना है आपको, अब आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट डेफिनेटली कैन स्पेसिफाई, गवर्नमेंट ही तो कर सकती है और कौन करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है। सो अब मुझे पता है कि भाई सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता ना। अच्छा थर्ड सेकंड नहीं पता है मुझे, चलो राइट, तो पहला तो गया। अब मुझे देखना है फर्स्ट सही है या नहीं। अगेन आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। All casual workers are entitled for EPFO. There's a very high possibility, आप इसको अगर मार्क करेंगे तो all 3 मार्क कर देंगे। There's a very high possibility, ठीक है। हो सकता है आप मार्क कर दें, कुछ नहीं कर सकते। But if you have the slightest of idea कि EPFO के लिए जो है सीन, गवर्नमेंट कहती है कि भाई 10 मेंबर से 10 एम्प्लॉय से कम अगर फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको EPFO में एनरोल करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अगर आपको इतना स्लाइट आइडिया है, so you will cut this out. And then you know 2 and 3 is the answer. 1 कट जाएगा। अगर आइडिया नहीं है तो आई कैन गारंटी हायर पॉसिबिलिटी आपको लगेगा हाँ यार कैजुअल वर्कर है, ईपीएफओ में लग ही सकता है, डाल दो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप इसको ऑल 3 मार्क करके आएंगे,
बट इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया कि बॉस ऐसा होता है कि जो एमएसएमईज हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ाते भी हैं, वेरी लेस रेगुलेशंस आर देयर अगर आप माइक्रो और उसमें मीडियम सॉरी स्मॉल में अगर होते हैं, लेस देन 10 वर्कर्स होते हैं, तो बहुत सारे रेगुलेशन आप पे नहीं लगते, सो ईपीएफओ भी नहीं लगता है। दैट इज द आइडिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following step is most likely to be taken in the time of economic recession? रिसेशन हुआ है, फर्स्ट थॉट माइंड में आना चाहिए कुछ एक्सपेंशनरी कर रहे होंगे तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक्सपेंशनरी क्या है? कट इन टैक्स रेट्स, ये तो एक्सपेंशनरी है, बट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा बिकॉज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बिकम्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, यस ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ये हो सकता है। ठीक है, ये कट इन टैक्स रेट्स एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तो है, बट ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी साथ में बोल रहा है, ये क्यों करेंगे हम? इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, इससे तो और ज्यादा रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी है, काट दूंगा मैं इसको भी। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, अगेन ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत होती है तभी स्लो डाउन से बाहर आ सकते हैं, ये बेसिक है, अपन कर सकते हैं, ये क्लास में कवर भी किया है हमने, सॉरी क्लास में कवर भी किया है हमने, दिस विद द आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक में डाउट है आप डायरेक्टली वो टॉपिक देख सकते हैं एंड यू कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अगेन क्लास में बहुत प्रॉपर्ली कवर्ड है। किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब उसकी या तो सब्स्टिट्यूट आइटम क्या हो जाए, महंगा हो जाए, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री आइटम जो होता है उसका प्राइस कम हो जाए। हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम देख रहे हैं इस चीज को। चाय कॉफी, अगर चाय महंगी हो जाएगी तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, दिस इज द आइडिया। सो द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, यस इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर आइटम। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, नो, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग गाड़ी भी कम खरीदेंगे, गाड़ी महंगी होगी तो लोग पेट्रोल भी कम खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। 2 कट गया आपका, अब 1 4 एंड 1 3 4 है, प्राइस गिर जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ ही जाएगी, ठीक है, तो 4 तो हो ही रहा है, ऐसे भी हो रहा है वैसे भी हो रहा है। अब थर्ड को देखना है, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली आप बेटर क्वालिटी गुड्स की तरफ जाते हो, ना कि खराब क्वालिटी चीजों की तरफ, है ना, तो ये कट जाएगा। सो द आंसर वुड बी 1 and 4, इट इज दैट सिंपल, राइट। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अच्छा ऊपर अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, एक में जो हमने वो लॉजिक लगाया, उसके अलावा लॉजिक बहुत ज्यादा अभी नहीं लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में लगता है। कितने क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए वो भी बताता चल रहा हूं मैं, कौन सा स्किपेबल है वो भी बताता चल रहा हूं मैं। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रैक्टिकली कमर्शियल बैंक्स होते हैं एंड इट इज अ रूरल कोऑपरेटिव वर्जन ऑफ बैंक्स जो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। और 2022 में तो वैसे भी एक रेगुलेशन आ गया था कि आरबीआई हैज टेकन अप मोर पावर्स टू इटसेल्फ एज फार एज द कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन इज कंसर्न, वो बोर्ड्स को भी सुपरसीड कर सकता है अगर नीड आती है तो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, अच्छा अगर मुझे बाकी चीजें नहीं भी पता है, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट गलत हुआ, टाइम वेस्ट करने की लोड ही नहीं है, सीधा सीधा। They were bought under the purview of Banking Regulation Act through amendment in 1966, ये किसी को याद नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको हर एक चीज इतनी डिटेल में पता हो, बट वो एक्सपेक्ट करता है आपको बेसिक पता है क्या, उसी तरह से वो ऑप्शन भी देता है, जिस क्वेश्चन में उसको ऑप्शन देना होता है। आपको वो बेसिक पता है, यू एलिमिनेट दैट, यू विल गेट टू एन आंसर, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, उतनी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड चेंज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड चेंज हो जाएगी। बॉन्ड प्राइस कैसे बढ़ेगा कम होगा? डिमांड सप्लाई से, अगर डिमांड बढ़ गई बॉन्ड की या सप्लाई बढ़ गई बॉन्ड की, उससे चीजें चेंज हो जाएंगी। इतना बेसिक हमें पता रहता है, ठीक है, क्लास में कराया है सब कुछ। सो एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व के एक्शन क्या हो सकते हैं? वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, ठीक है, इजी मनी पॉलिसी फॉलो कर सकता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा
तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ इकोनॉमी में मनी है, फॉरेन मनी है, दैट विल गो आउट. दैट्स द बेसिक आइडिया. द मोमेंट इट गोज आउट, वो बॉन्ड्स को बेचेगा, बॉन्ड्स की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, बॉन्ड डील बढ़ जाएगी. दैट्स द आइडिया. ठीक है, ये इतना सा है इसमें. एंड ठीक है, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे तो डायरेक्ट इंपैक्ट ही होगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा तो बॉन्ड डील बढ़ेगी कम होगी. इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बॉन्ड डील बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज जब अगर बॉन्ड डील नहीं बढ़ाएंगे तो नेगेटिव रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है, या नेट जो रियल रिटर्न है बॉन्ड का वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन विल लीड इनटू दैट. तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मेरी वो बढ़ जाती है एक्सपेक्टेशन बॉन्ड डील बढ़ने की. अदरवाइज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो बॉन्ड डील, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से ही रन होता है, तो बॉन्ड डील भी चेंज होगा. बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, सो ऑल थ्री विल बी द आंसर टू दिस. इजी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते, ये ज्यादातर करके आएंगे जो ढंग से तैयारी करके गए हैं लोग, तो इन क्वेश्चंस को तो सही करना है. एफडीआई की डेफिनेशन, बेसिकली एफडीआई में क्या क्या इंक्लूडेड है देखते रहो कि भाई एनआरआई डिपॉजिट्स, ये तो बैंक डिपॉजिट्स है, ये तो एफडीआई हो ही नहीं सकते, बैंक डिपॉजिट्स हैं. तो पहले तो 4 काट देता हूं. ठीक है, अब 3 तो पता है मुझे सही है, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, और जीडीआर वैसे भी एफडीआई होती है मुझे पता है. अगर नहीं भी पता है 3 ऑप्शन से आ जा रहा है. 1 and 2 देखना है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, आपको अगर ये पता, सर्टेन कंडीशंस वैसे भी एक जेनेरिक टर्म है, आप इसको ऐसे भी मार्क कर दोगे कि हाँ यार कुछ कंडीशन लगती होगी. अदरवाइज अरविंद मायाराम पैनल को याद करिए, मोर देन 10% अगर एफपीआई आता है उसको हम एफडीआई मानते हैं. ये क्लास में भी कवर किया हुआ है और जनरली हम ये पढ़ते भी हैं. तो डेफिनेटली ये करेक्ट है, और 2 करेक्ट है, तो फिर 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है. 1 भी आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. ऑल्दो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड्स हैं तो वो लोन दे रहे हैं, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं. इक्विटी में कन्वर्ट होने का मतलब है वो एफडीआई बन सकता है. दैट्स द आइडिया, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का ये फंडा होता है. बट अगर नहीं भी जानते हैं, 4 पता है काट दे, तो मैं इधर आ गया, 3 इससे सही आ जाता है. सिर्फ सेकंड की इंफॉर्मेशन रखनी है. द मोमेंट यू हैव द इंफॉर्मेशन देयर यू विल टेक 1 2 3. ठीक है, ध्यान रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली क्या करता है. करेंसी डिवैल्यू होती है मतलब रुपया कमजोर हो रहा है. दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तब जब सामने डिमांड भी बढ़े साथ में. My exports will definitely become cheaper. My exports will definitely become competitive. But will the demand increase correspondingly? हो सकता है डिमांड ना बढ़े, बट कॉम्पिटिटिव तो है. ठीक है, सो इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, ये तो डेफिनेटली होने वाला है. बट डिमांड बढ़े ना बढ़े ये नेसेसरली नहीं कह सकता मैं. देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि डिमांड ना बढ़े बिकॉज ग्लोबल कंडीशन इतनी सही नहीं है. कुछ भी हो सकता है उस केस में. ठीक है, इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये तो ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा. राइट, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, ये भी कह नहीं सकते कि 100% होगा. जरूर ये तब इंप्रूव होगा जब मेरे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, बट मैं यही नहीं कह सकता मेरे एक्सपोर्ट 100% बढ़ेंगे क्या. इस वजह से दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. सो 1 ओनली वुड बी द आंसर. नेसेसरीली आ गया, नेसेसरीली नहीं आता तो मैं शायद थर्ड को भी मार्क कर देता, अगर नेसेसरीली नहीं आता. क्योंकि मैं मान लेता कि मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मैं ये भी मानता कि शायद कहीं ना कहीं थोड़े से इंपोर्ट भी बढ़ेंगे, बट इट मे बी पॉसिबल कि ट्रेड बैलेंस बढ़ जाए मेरा. ठीक है, अब नेसेसरीली है तो मैं नहीं कह सकता. दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following the effects of creation of black money has been the main cause of worry for government of India? ब्लैक मनी का मेन कॉज ऑफ वरी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखते हैं. डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग, क्या ये एक कॉज ऑफ वरी हो सकता है गवर्नमेंट का कि भाई ब्लैक मनी बन रहा है, रियल एस्टेट में बहुत पैसा लग जाएगा. लग जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं अभी. और अभी नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया. इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी एंड गोल्ड, यस ये थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है, बट अभी और देखना पड़ेगा. लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ द रीजनलिज्म, ये तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होगा. पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो खुद ही पॉलिटिकल पार्टी खुश हो जाएंगे तो पैसा मिल जाए. राइट, और फोर्थ ऑप्शन क्या है. फोर्थ ऑप्शन सेज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन. Is this not the direct thing that the government should be concerned about more? So this is the best suited answer among the 4.
हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि भाई गोल्ड ज्यादा मंगाना पड़ेगा बाहर से, बट क्या वो इतना बड़ा कंसर्न है? मेन कंसर्न पूछ रहा है वो। मेन कंसर्न ये कि बॉस मेरे पास टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, मेरे पास टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, मैं स्पेंडिंग कैसे करूंगा? ठीक है, मैं डेवलपमेंट कैसे करूंगा, मैं वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलाऊंगा, मैं सैलरीज कैसे दूंगा? दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट शुड बी द मेन कॉज ऑफ वरी। इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए। Which one of the following is likely to be most inflationary in nature? Most inflationary मतलब आप पैसा डाल रहे हो मार्केट में। ठीक है, दो तीन तरीके होते हैं मार्केट में पैसा डालने का, या तो आप डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करके डालते हो, या आप फॉरेन मार्केट से बोरो करके डालते हो, या आप करेंसी प्रिंट करके मार्केट में डालते हो। और हमने देखा है प्रिंटेड करेंसी इज ऑलवेज द न्यू करेंसी दैट इज एडेड। अगर आप बोरो करके डाल रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट से, तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले आए, बट मनी सप्लाई उतना ही है। बाहर से बोरो करके ला रहे हैं तो ऑब्वियसली नया पैसा आ रहा है, बट देन दैट हैज टू बी रीपेड आल्सो रिलेटिवली, वापस करना है। और जो डोमेस्टिक करेंसी इमीडिएटली प्रिंट कर रहे हैं और वो मार्केट में पंप कर रहे हैं, दैट बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी, क्योंकि उसमें एक तो इंटरेस्ट पॉसिबिलिटीज कम होंगी, रिटर्न करने की पॉसिबिलिटीज, सॉरी रिटर्न करने की लाइबिलिटीज कम होंगी थोड़ी सी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी एंड ऑल दैट। सो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी इज ऑलवेज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन नेचर, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ देखूं सेकंड नंबर पे, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तो लोगों के हाथ में पैसा था, वो खर्च करते, गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, शायद उतना इफेक्टिवली खर्च नहीं करेंगे लोग जितना गवर्नमेंट कर देगी। सो इन्फ्लेशनरी तो होगा, बट काफी कम इन्फ्लेशनरी कह सकते हैं। सिमिलरली बैंक्स के पास पैसा था, किसी और को लोन देती, गवर्नमेंट को लोन दे दिया, वो स्पेंड कर रहे हैं, मनी सप्लाई स्टिल वही है, बट हो सकता है बैंक भी उतना एफिशिएंटली लोन आउट नहीं कर पाता बाकियों को जितना गवर्नमेंट ने करके एकदम से स्पेंड कर दिया, इसलिए इन्फ्लेशनरी तो है, बट अगेन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी नहीं है। बिटवीन दिस एंड दिस विल बी स्लाइटली मोर इन्फ्लेशनरी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, एंड रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, लोन लिया हुआ था, मार्केट में पैसा वापस कर रहे हैं, सो अगेन जो वापस कर रहे हैं अब वो लोगों के हाथ में आ गया है, दे विल बी स्पेंडिंग, तो ये भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी तो हो सकता है, बट मोस्ट इन्फ्लेशनरी व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग न्यू मनी, दैट इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन नेचर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कोई लॉजिक लग रहा है क्या? ये सब इसमें कोई ऐसे बहुत सारे लॉजिक डायरेक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि ये लॉजिक है, ये कहीं ना कहीं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए तभी आप कर पा रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, मनी मल्टीप्लायर पे इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम मनी मल्टीप्लायर हैज बीच्ड 6 का लेवल, 5.6 के आसपास ही रहता था हमेशा, 6.2 चल रहा है इस बार मनी मल्टीप्लायर हमारा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व्स, तो रिजर्व बढ़ेंगे तो एम कम होगा, इंक्रीज इन रिजर्व तो मनी मल्टीप्लायर कम होने वाला है, इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन एसएलआर, ये भी रिजर्व्स हैं, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, यस, जितना पैसा बैंक में डालेंगे वो उतना ही पैसा बैंक घुमा सकता है और क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, तो मनी मल्टीप्लायर से बढ़ता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इसका कोई कुछ नहीं पता, गरीब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे, मनी मल्टीप्लाई क्यों बढ़ेगा? ठीक है, दिस कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मनी, दो देयर समथिंग कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग खर्च करेंगे, तो ज्यादा लोगों को पैसा चाहिए और वो सर्कुलेट होगा, लोगों के हाथ में जाएगा, एक दूसरे के हाथ में, व्हेनेवर दे आर हैविंग डिफरेंट एक्सचेंजेस, तो वेलोसिटी तो बढ़ सकती है मे बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन से, बट मनी मल्टीप्लायर का कोई लेना देना नहीं है unless that population is a rich population and they are using banks for their deposits. So third is the option. With reference to demand pull inflation, sorry, with reference to Indian economy, demand pull inflation किससे होगा? डिमांड जिससे बढ़ेगी उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। डिमांड कब बढ़ती है? जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाता है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, यस, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस, यस, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ सकता है। हायर परचेजिंग इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, इसकी अभी बात करते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो ऑपोजिट हो जाता है, उससे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम करने के लिए करते हैं। हालांकि इसी से सीधा आंसर आ जाएगा आपको अगर ये भी पता है, तीनों में 5 है, 3 ऑप्शन कट गए, 1, 2 एंड 4, हायर परचेजिंग पावर से ऑब्वियसली पीपल विल स्पेंड मोर मनी, तो डिमांड बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस? Inflation indexing of wages will not let the demand fall, but it will not make the demand increase. Why? Inflation indexing of wages से क्या मतलब है कि जैसे आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपए, पहले आप 1,00,000 रुपए का सामान स्पेंड कर, पैसा खर्च करके यू आर एबल टू मेक डू विद योर लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी पा रहे थे।
अब महंगाई बढ़ गई, अब वही सामान जो आप 1 लाख में खरीदते थे, अब वो सामान आप 1,05,000 रुपए में खरीद पा रहे हैं, बिकॉज 5% इन्फ्लेशन था. But if you are still earning 1 lakh rupees, that means you'll not be able to buy everything that you were able to buy last year, because 5,000 rupees कम पड़ गए आपके पास. Now just to maintain the same demand as last year, आपकी वेजेस को मैं इंडेक्स करूंगा इन्फ्लेशन से और 5% आपको हाइक दूंगा. So now your income will also become 1,05,000. और आप वही सेम सामान जो पहले 1 लाख में खरीद पा रहे थे, अब वही सेम सामान आप 1,05,000 रुपए में खरीद पाएंगे. So you are inflation indexing of wages is maintaining the demand. It is not increasing the demand. Demand गिरने नहीं देती वो चीज, बट बढ़ाती भी नहीं है. It maintains the demand as is. Are you getting the point? इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमेशा गलत रहेगा. डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कॉज करने के लिए ध्यान रखिएगा. बट इजी पीजी, एक काटा आंसर आ गया वैसे तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है, with reference to India, consider the following statement. Retail investor through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. ये करेक्ट है. अगेन न्यूज में था, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी आई थी उस टाइम पे, न्यूज में था, ये सबको पता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. अब इन दोनों में से आंसर होना चाहिए. ठीक है, जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट पता है, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए. अगर फर्स्ट भी नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे. फिर आप तुक्के मार रहे हैं ब्लाइंडली. और वो क्या तुक्के मार रहे हैं, एक लॉजिकल भी बात बता सकता हूं वैसे मैं. अगर आप इस थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल, इट सेज द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस, ओके, इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत अलग एलिमेंट है एंड आरबीआई का रोल एक बहुत अलग एलिमेंट है. अगर यहां पे सेबी एंड बीएससी लिखा होता, क्योंकि वो रिलेटेड एंटिटीज हैं, तो भी मैं एक बार को मान लेता. बट आरबीआई एंड बीएससी आर वेरी डिफरेंट एंटिटीज, अलग अलग डोमेन है. राइट, इट इज वेरी अनलाइकली दैट दे विल कम टुगेदर टू डू समथिंग, बिकॉज कोई ओवरलैप एज सच बहुत ज्यादा नहीं है उनके फंक्शनिंग में. राइट, तो मैं थर्ड स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से काट सकता हूं. अगेन रेट्रोस्पेक्ट में तो काट सकता हूं, शायद आप एग्जाम में इतना ना सोच पाए, बट आज डिस्कस कर लिया तो हो सकता है सोच ले. दैट्स द पॉइंट. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट काट के फिर भी 1 और 2 में आना है आंसर. थर्ड कट गया, दोनों में 1 है, 1 तो करेक्ट है. अब सेकंड की बात है, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग. द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई. ये पता होना चाहिए दोस्तों. अगर ये पता है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. पता होना चाहिए से मतलब मेरा ये है, पता होना चाहिए इसलिए नहीं कि आपको पढ़ा होना चाहिए, नहीं. नोबडी रीड्स दिस. ये न्यूज में था वैसे, बट अगेन पीपल टेंड टू स्किप दिस न्यूज. राइट, सो नहीं पढ़ा होगा आपने. अगर आप इसको सही मान रहे हो कि अच्छा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तब मैं बोल सकता हूं ये आरबीआई के अंडर तो हो सकता है, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये पता होना चाहिए मुझे, तभी मैं इसको कर पाऊंगा, नहीं तो मैं शायद इसको नहीं कर पाऊंगा. और नाम से ऐसा लग नहीं रहा है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग. ये तो कुछ बड़ा कॉर्पोरेट सा लग रहा है सुनने में, कि यार कुछ ऑर्डर मैचिंग की बात कर रहा है ये. राइट, सो आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन अगर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं. आई वुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. मैं थर्ड स्टेटमेंट काट सकता हूं, फर्स्ट मुझे पता है, मैं अभी भी सेकंड पे डाउटफुल रहूंगा, क्योंकि मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये है, और अगर ये है तब आरबीआई का हो सकता है, उसमें डाउट नहीं है मुझे. बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि क्या ये है गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये. अगर मुझे ये पता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं गेस नहीं कर पाऊंगा. आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग ओवर हियर, with reference to water credit, consider the following statement. It put microfinance tool to work in the water and sanitation sector. I have no idea, but credit की बात कर रहे हैं, so there is a possibility हो सकता है credit and finance की बात हो रही. It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank. ठीक है, वाटर क्रेडिट की बात हो रही है, और अगर मैं पहले को सही मान रहा हूं तो इट इज मोर अबाउट मनी. I would not think WHO is part of it, because it is more about money, right? Providing access to money to make sure water availability is there. क्योंकि ये water credit की बात हो रही है. That's the thing that I will think about. Otherwise, again, I will skip this question. अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये इस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं लग रहा है सुनने में. देखो कभी कभी ऐसे भी करना होता है. We are talking about water credit. It puts microfinance tools to work in water and sanitation sector
ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है, मैं इसको एक बार को अज्यूम कर भी लूंगा कि शायद ये ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर मैं ये माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूं, देन आई विल डेफिनेटली एलिमिनेट डब्ल्यूएचओ आउट ऑफ दिस, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का ये काम नहीं, डब्ल्यूएचओ का काम है हेल्थ पॉलिसी वगैरह में बनाना। डब्ल्यूएचओ डज नॉट प्रोवाइड फंड्स, प्रोजेक्ट फंड नहीं करता डब्ल्यूएचओ ऐसे, ठीक है, रिसर्च फंड करता है। तो मैं डब्ल्यूएचओ तो काट दूंगा, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट में काट दूंगा, देन आई मे गेट एन आंसर। बट उसके लिए मुझे फर्स्ट को मानना पड़ेगा कि हाँ इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। It aims to enable the poor people to meet their wastewater needs without depending on subsidies. फर्स्ट और ये सेंस मेक कर रहे हैं दोनों, कि मैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि वो अपना सेटअप रेडी कर सकें और उनको सब्सिडीज पर रिलाय ना करना पड़े। सो इट मेक्स सेंस कि मैं 1 and 3 मार्क कर दूं। बट उसके लिए लीप ऑफ फेथ वाली बात है कि फर्स्ट को मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ यार दिस साउंड्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर क्रेडिट। ये पहला स्टेप लीप ऑफ फेथ का है, ठीक है। ये गेस्ट पे गेस्ट मारने वाली बात होती है, इसको बोलते हैं। इसको मैंने मान लिया कि हाँ ये ठीक लग रहा है सुनने में, और जैसे ही फाइनेंस आया मैंने इधर इसको काट दिया और 2 काट के मेरे पास आंसर आ जाता है। बट व्हाट एम आई डूइंग, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूमिंग दिस इज टू बी करेक्ट, एंड देन बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन आई एम सेइंग ओके दिस कैन नॉट बी राइट, राइट। माय अजम्पशन फर्दर गेट रीइंफोर्स्ड कि थर्ड और फर्स्ट सिमिलर लग रहा है, कि इट विल हेल्प ईच अदर टाइप सिचुएशन, राइट। और इसलिए मैं 1 and 3 मार सकता हूं। बट ये वहां एग्जाम प्रेशर में हो पाएगा क्या, आई एम नॉट श्योर कि एग्जाम प्रेशर में आप ना सोच पाएंगे क्या, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बट कोशिश कर सकते हैं। अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज नॉट कि क्या सॉल्व हो जाता, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज टू ओपन योर माइंड टूवर्ड्स सच थॉट प्रोसेस, सच लॉजिक्स, कि हाँ लगा पाएंगे शायद फ्यूचर में। ये मत सोचिए कि यार ये कैसे सोचेंगे, नहीं सोच सकते थे शायद वहां पे, बट क्या आगे कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कोशिश करके, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डिस्कशंस, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन अगेन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए होता है, बैंक्स के लिए होता है, टू ओनली, खत्म। लेंडिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं है आरबीआई, हमेशा क्लास में बताया मैंने। लेंडिंग टू ट्रेड इंडस्ट्री तो करता ही नहीं है आरबीआई, कोई मतलब ही नहीं है, राइट। लेंडिंग टू बैंक्स in case of a crisis, that is called lender of last resort. Two only is the option, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। And best part, let me tell you, a lot of people got this wrong also. Why? People assume कि गवर्नमेंट को भी तो देगा ही, गवर्नमेंट के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं है आरबीआई, प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। चलिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, अगेन ये हिंदू में था 2020-21 में, इसलिए आया है, लोगों को पता भी था। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहले तो कोड है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनलाइकली है ये होगा अगर कोड से आप लिंक कर सकते हो, बट ये सब छोड़ दो, ये ऐसे तुक्का नहीं मार पाओगे शायद, ठीक है। बट फ्यूचर के लिए याद रखो, जहां कुछ R2 है, R3 टाइप है या कुछ ऐसा है, तो अक्सर रिस्पॉन्सिबल, रिसाइकिल, रीयूज, इस टाइप के टर्म माइंड में आने चाहिए, और दो टर्म साथ में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। सो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, R2 इज रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग of industry. If I have to connect with this idea in my head, I will try to connect it like this. There is no other way. Otherwise आपने पढ़ा हो, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से बता भी दूं कि भाई कोड ऑफ प्रैक्टिस ये नहीं हो सकता, कोड ऑफ प्रैक्टिस ये नहीं हो सकता, वो भी तो सोचना आना चाहिए, ऐसा मुश्किल हो जाता है, समझने वाली बात है। बट जब भी R2 R3 टाइप आए, ट्राई टू फाइंड अ लिंक थ्रू दीज, रिस्पॉन्सिबल, रिसाइकिल, रीयूज, ठीक है, रिट्रीव, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो रहा होगा, राइट। और वो इनमें से कहीं भी नहीं हो रहा। व्हाई वुड वी कॉल एनी ऑफ दिस R2 जिसमें कुछ भी आर वार का कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, थिंक लाइक दैट इन द फ्यूचर, ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बिल्कुल लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स आर द रियलिटी, काम तो होता ही है। ये बोल रहा है दे में रिलीज, ऑप्शन क्या है, कोई ना एक ना एक गलत होना है। दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज
ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, अभी वापस आएंगे इस पे। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ये हो सकता है, स्लैग होता है जो वेस्ट होता है, उसको आप कहीं डाल देंगे वो लीच करेगा, राइट? सो ये तो पॉसिबिलिटी है ही है। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ एवरी डैम थिंग। कहीं भी कुछ हो, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है क्या, उसको तो मार देना आग बंद करके। अगर कुछ भी बर्निंग वर्निंग टाइप की चीज चल रही है, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ हो, राइट? कोई फर्नेस है, कोई स्मेल्टिंग प्लांट है, कोई वोल्केनो फट रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, SO2 तो निकलेगा ही, मान के चल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉक्स एंड सॉक्स जनरली निकलते हैं, NOx एंड SOx, SO2 NO2 टाइप चीजें, ठीक है, वो निकलेंगी, तो ये सही है। बट कम हियर समथिंग दैट यू वुड नॉट थिंक इन जनरल। They may release lethal quantities. Lethal quantities means people can die. And if people can die, can we let something run like that? Or will anybody go and work there? Imagine that. As a worker, आपको बोला है कि वहां चले जाओ, मर सकते हो, बट काम कर लो. Will you go day in, day out? No. I will cut this out. ऐसी कोई भी चीज जहां पे deadly हो सकता है, government will not allow that easily. People will not go and work there easily. People will not keep such thing at home. Understand that. अप्लाई दैट लॉजिक, स्पेशली जहां पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम जहां भी डेडली कुछ होने वाला है, ठीक है? तो उस चीज का ध्यान है। मैं फर्स्ट काटूंगा क्योंकि लीथल बहुत मुश्किल है। आई विल नॉट गो एंड वर्क देयर, पीपल अराउंड दैट वुड नॉट बी एबल टू लिव देयर। व्हाई वुड एनी गवर्नमेंट अलाउ सच अ प्लांट समवेयर जो लीथल क्वांटिटीज छोड़ सकता है ना? चलो, ऐसे ही कमिंग बैक टू, हाँ ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन आगे आएगा शायद, इसमें नहीं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग। फर्नेस ऑयल है, मैंने नहीं पढ़ा है, बट क्या इज इट डिफिकल्ट टू अज्यूम कि यार ऑयल रिफाइनिंग से बन सकता है? ऑयल है, ऑयल रिफाइनरी से बन ही सकता होगा, क्या बड़ी बात है? सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, इट इज सच अ जेनेरिक स्टेटमेंट। ऑयल है, पावर जनरेशन में यूज हो ही सकता होगा, क्या बड़ी बात है? ठीक है, एंड इट सेज सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट पावर, देयर इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी एक आध इंडस्ट्री कोई होगी, हमें क्यों ही डाउट करना है इसमें? इट यूजेस कॉज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। सल्फर हर जगह निकलेगा, उसको तो मार ही दो, कोई टेंशन ही नहीं है। सो ऑल थ्री। फर्नेस ऑयल है, ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट हो ही सकता है यार, ऑयल तो ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट बन ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्रीज कैन यूज जनरेट पावर, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये इतना लीप ऑफ फेथ तो लेके चलना है कि हाँ यार इट्स मेकिंग सेंस, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। माय माइंड वुड गो टुवर्ड्स दिस, ब्लू ओशन आर ब्लू, शायद हो सकता है। कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, इसको मैं ब्लू क्यों बोलूंगा, इसको शायद मैं ग्रीन बोलता, इसको ब्लू क्यों बोलूंगा अगर बोलूंगा भी तो? कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको भी व्हाई वुड आई कॉल ब्लू, इसको मैं ब्लैक बोलता क्योंकि पेट्रोलियम ब्लैक होता है, ठीक है? कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इसको मैं CO2 बोलता हूं या CO बोलता हूं, तो गैस को ब्लू कभी नहीं बोला लाइफ में हमने। वैसे भी ब्लू अक्सर ओशन से ही रिलेटेड होता है, तो बहुत आराम से मारिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। In the nature, which of the following are most likely to be found surviving on surface without a soil? Without soil. बेसिक आइडिया हमें पता होता है, मॉस वॉस तो सॉइल के बिना हो जाती है। पत्थरों पे भी देखिए हमने, ग्रीन मॉस सी लगी हुई बचपन से हमने देखते हैं। लिचन्स भी ऐसे ही होते हैं, वो हरियाली हरी हरी छोटी छोटी सी वो होती है, जो क्या बोलते हैं, घास नहीं बोल सकते उसको, इट इज लाइक दैट वेलवेटी थिंगी, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो ये दो तो है ही। फर्न तो एक पेड़ है, प्लांट है, पॉसिबिलिटी कम है विदाउट सॉइल की। फर्न पेड़ देखा भी होता है हमने अक्सर। फर्न क्या होता है, तो मैं 1 को काटूंगा पहले, तो 1 काटते ही 2 और 3 में से अगर लिचन्स में 1% डाउट भी है, मॉस तो हम देखते हैं, ठीक है? दैट्स द पॉइंट, राइट? ये है। होने को मशरूम भी हो सकता है विदाउट सॉइल, पेड़ पे लगे होते हैं, बट फिर हमें ऑप्शंस भी देखने हैं। 1 तो काटना ही है, मशरूम होता है, इसलिए जो चीज नहीं होती उसको नहीं मान लूंगा मैं,
अगर मुझे क्लैरिटी है कि फर्न नहीं है, फर्न नहीं है तो फर्न नहीं है, फिर अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यार मशरूम तो होता है, ये तो मुझे 100% पता है, हो सकता है आपको गलत पता हो। अच्छा मशरूम होता है, मॉस भी होता है, तो फर्न मार्क, ये मार्क कर देता हूं क्योंकि ये ज्यादा ठीक लग रहा है। नहीं, व्हेन यू नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अब फिर बचे हुए ऑप्शन से ही आंसर करना है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ध्यान रखिए उस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट, अगेन इट्स कॉमन नॉलेज, पता है तो ठीक है, लेमन ग्रास है, अदरवाइज गेस नहीं कर पाओगे। लेमन ग्रास इज देयर, जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, ये पता होता है जनरली, नहीं भी पता है तो छोड़ दीजिए, इसमें नहीं गेस कर पाओगे, गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट अबाउट दीज, विच आर द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशन, क्या ये पता होता है हमें? व्हाट इज दिस? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दो होते हैं अगर आपको पता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर ये पता है तो। नहीं पता है तो छोड़ देना ये क्वेश्चन। अब कोई भी दो हो सकता है, ठीक है, कोई भी दो हो सकता है, बट अब अगर आपको पता है कि यार साइनोबैक्टीरिया तो मैंने सुना है कि ये प्रोड्यूसर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये साइनोबैक्टीरिया, तो इफ यू नो दिस इज देयर, तो दो तो कम हो गए। अब 1 और 3 में देखना है, 4 हटा दो, यू हैव टू सी बिटवीन 1 and 3। साइनोबैक्टीरिया पता होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइनोबैक्टीरिया पता होता है। साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, इनफैक्ट इट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ओनली, राइट। अब जो ये कोपॉड्स होते हैं या कोपेपॉड्स, जो भी आप इसको वो करते हैं, ये क्या है? इट्स अ क्रस्टेशियन, इट्स अ क्रस्टेशियन, ठीक है। क्रस्टेशियन क्या होते हैं? वो जो आप खाते हैं, क्रैब्स, दिस एंड दैट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो भी होते हैं, ठीक है। सो ये कंज्यूमर है, इसको आप काट दीजिए अगर, तो आपके पास 2 and 3 आंसर है। बट 50-50 पे आ सकते हैं विद द बेसिक नॉलेज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इसके बाद आपकी किस्मत, अगर आपको ये कोपेपॉड्स पता है तब तो आप मार्क कर पाओगे, नहीं पता है तो छोड़ देना क्वेश्चन, आगे बढ़ जाना लाइफ में, नहीं तो गलत ही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। सिमिलरली ओवर हियर, अगर आपको ये पता है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, व्हिच वन ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स, ठीक है, क्या क्या रोल हो जाते हैं। अब मुझे पता होता है कि भाई पैंगोलिन अगर आपने देखा है, उसके ऊपर वो शेल टाइप लगे होते हैं, वो रोल हो जाता है, पूरा हार्ड शेल बन जाता है, तो आप कर लेंगे इसको शायद, ठीक है। पैंगोलिन आपको पता है तो इन दोनों में से आंसर होना है, राइट। सेकंड हेजॉग होता है, अगर आपने पिक्चर विक्चर में देखा है तो आपको पता होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, सिंपल एज दैट, राइट। और ये मैरमेट अगर आपको पता है, ये एक स्क्विरल होती है, तो ये तो नहीं होगा, रोल अप नहीं कर पाएगी, तो 2 बंद हो जाएगा, 1 and 3 हो जाएगा। नॉट वेरी गेसेबल एट ऑल, नॉट वेरी गेसेबल एट ऑल, ठीक है, ये नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, इग्नोर करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, अगेन ये हिंदू में था 2020-21 में, विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ऑप्शंस देखेंगे हम, तो बहुत कम ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो मुझे पता है एक दो भी मुझे कोई मिल जाए तो पॉसिबिलिटी है कि मैं काट सकता हूं। It was first endorsed at the UN Climate Summit in 2014. I have no idea. Let's move forward. Endorses a global timeline to end the loss of forest. ये हो सकता है कि भाई ये ग्लोबल टाइमलाइन हो, ये तो मतलब डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ही है, तो एक डिसाइड तो कर ही सकते हैं कि भाई फॉरेस्ट लॉस को खत्म करेंगे एक पॉइंट पे, तो ये लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट मुझे नहीं पता है अभी तक। इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, आई डोंट नो। वैसे ऐसी चीजें लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकती, नोबडी वुड एक्सेप्ट दैट, अनलाइकली है। लीगली बाइंडिंग देख के शायद मैं काट दूंगा, बट अभी फिर देखते हैं। इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज, इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, ये एंडोर्समेंट तो हो ही सकता है, सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा तभी काम होगा। दीज आर जनरल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 4 आर वेरी जनरल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको
कुछ गलत करने का गलत सोचने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एक ईयर लिखा होता 2047, 2050, 2055, तो डाउट हो जाता मुझे कि कौन सा साल है। बट एक जनरल इसने बोला है कि एक टाइमलाइन तो हो ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आई वुड डेफिनेटली पिक दिस एंड दिस, इसमें तो मैं पिक कर ही लूंगा। पहले मैं देखता हूँ 2 and 4 कहाँ पे है। 2 and 4 देखा जाए तो सिर्फ यहीं पे आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, बट अभी देखते हैं। इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। ये दोनों चीजें एक साथ तो वैसे भी नहीं चल सकती। इंडिया वुड नॉट साइन समथिंग ऑन एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट दैट इज लीगली बाइंडिंग इतनी आसानी से, क्योंकि हमारे बस की नहीं है, हमें पता नहीं है हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अगर इंडिया ने साइन किया है तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, 3 कटेगा तो ये दोनों कट जाएंगे, राइट। और अगेन इट इज वेरी अनलाइकली कि हम पहले दिन से इस पे हम सिग्नेटरी होंगे। जैसे मैंने बोला, आई वुड वांट टू पिक 2 and 4 मोर as compared to anything else. If I have to take a leap of faith, I'll mark this, I will move forward. Otherwise, I may not be able to do it also. ठीक है, मुझे 2 और 4 ज्यादा सही लग रहे हैं as compared to 5 और 3. मैं 5 और 3 को अगर मुझे पिक करना है between 5 and 3 and 2 and 4, I will always pick 2 and 4 in such case. और ये ऑप्शंस इस तरह से हैं। अगर ऑप्शन ऐसे ना होते, it would have been a very difficult question. I would have completely skipped it. ठीक है, इसके बाद मान सकते हो कि भाई ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 1 to 4 है। अंडरस्टैंड दैट। दिस क्वेश्चन सेम लॉजिक जो अभी हमने कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में लगाया था। देखो, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, आपका दिमाग में कुछ गड़बड़ हो सकती है। आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, आई डोंट नो। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, आई डोंट नो। माइक्रोवेव स्टफ विद इन होम्स, विद इन होम्स, क्या मैं ऐसी चीज घर में रखूंगा जिसमें पॉसिबिलिटी हम सबके घर में माइक्रोवेव होते हैं, सबके उसमें प्रॉब्लम? अगर ऐसा इतना रिस्की होता तो वहां बड़ा बड़ा वार्निंग लिखी होती, दिस डिवाइस कैन कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। यस। और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसी चीज लेके आऊंगा जिससे मुझे कैंसर हो जाए या कुछ हो जाए? आई वुड नॉट ब्रिंग इट एट होम। विद इन होम्स लिखा है, मैं सिर्फ इसलिए काट दूंगा इसको। 1 2 and 4, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, सिंपल। सेम लॉजिक, कुछ भी ऐसा जो हार्मफुल है, इट इज अनलाइकली कि मैं उसको घर में रखूंगा या मैं वहां जाके काम करना चाहूंगा। आई विल अप्लाई दैट लॉजिक, आई विल कट इट आउट। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, नाम भी नहीं सुना मैग्नेटाइट पार्टिकल या ऐसा कुछ करते हैं, बट सिर्फ प्लेन लॉजिक लगा के क्या मैं आंसर ला सकता हूं मैं। यूपीएससी विल मेक श्योर टू चेक इफ यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड और नॉट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आंसर इसको ऑयस्टर है वैसे। I have no idea of this question. I will not do it. I will not attempt it. I will not even waste a single minute on this. I will move forward. ठीक है, मुझे पता है कुछ नहीं कर सकता मैं, फर्स्ट राउंड में पढ़ के तुरंत आगे निकल जाऊंगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट? कार्बन तो नहीं हो सकता, वेदरिंग ऑफ रॉक से नहीं आ रहा है कार्बन, फॉरेस्ट है, सब कुछ है। नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ही आ रहा है, नाइट्रोजन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बचा सल्फर और फॉस्फोरस, राइट। हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉस्फोरस, ये पढ़ा होना चाहिए वैसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर का। इसका आंसर फॉस्फोरस आएगा। ठीक है, सल्फर भी कुछ जगहों पे मिलता है। हम सल्फर क्या बोलते हैं वो झरने वरने जो होते हैं वो हॉट हॉट स्प्रिंग्स, सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं। सल्फर हर जगह नहीं मिलता हमें, सल्फर इज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, राइट। तो रॉक्स की बात कर रहे हैं, रॉक्स आर एवरीवेयर। आई विल पुट फॉस्फोरस साइकिल देयर। ठीक है, डेट्रीवोर्स, डेट्रीटिवोर्स कौन होते हैं? जो वेस्ट खाते हैं और वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रिशन, राइट। सी हॉर्स इज अ मैमल, वेस्ट तो नहीं खाएगा। ठीक है, 4 काटो आंसर। अर्थवॉर्म्स तो खाते ही हैं, पता ही है हमें। ठीक है, मिलीपीड्स भी खाते हैं, वैसे तो पता होता है बट नहीं पता, कोई बात नहीं। सी हॉर्स काट दूंगा, वैसे काटने को जेलीफिश भी कट सकता है।
जेलीफिश और सी हॉर्स तो मैमल है, वो तो वेस्ट पे नहीं जिएगा, राइट? तो ये हो गया आपका 135। एक आध चीज पता होनी चाहिए, यूपीएससी ओनली एक्सपेक्ट दैट। वो आपको कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं समझ रहा है कि आपको सब पता होगा। एक एक चीज मिल जाए, उस तरह से ऑप्शन होंगे जहां कट जाएंगे, जहां ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 आ रहा है, वहां तो वैसे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो तुक्के सिखाए हैं, तुक्के माराना, अदरवाइज छोड़ के आना, वहां नहीं कर सकते ऐसा गेम। चलिए, कॉमन कार्बन मेट्रिक यूएनईपी, कॉमन कार्बन मेट्रिक यूएनईपी, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। एक तो कॉमन मीट्रिक है, तो कुछ होगा जो हर जगह लगे सेम, उसमें वैसा होना चाहिए, इट्स अ कॉमन मेट्रिक, ठीक है? और यूएनईपी ने क्रिएट किया तो वर्ल्ड वाइड के लिए क्रिएट किया होगा। सो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक कॉमनैलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, उसको हम मेट्रिक क्यों बोलेंगे? ये तो एक ट्रेडिंग हो रही है, ये तो काट दूंगा मैं। Why will you call it a metric? It is a trading operation that is going on. Enabling government to assess overall carbon footprint caused by their countries, ये भी हो सकता है कॉमन कार्बन मेट्रिक बनाने में, कि भाई गवर्नमेंट जो जिस लॉजिक से मैंने बताया, राइट? एंड assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the world in a unit time. ये तो बहुत ही absurd सा लग रहा है, एक यूनिट टाइम में आप ऐसा क्यों कुछ बनाना चाहेंगे? अब आई हैव टू पिक, अब एटलीस्ट आप दो पे आ गए, नाउ यू हैव टू सी व्हाट यू वांट टू पिक। अब इन दोनों में डिफिकल्ट है टू पिक, ठीक है? क्योंकि कॉमन कार्बन मेट्रिक के हिसाब से ये भी आ रहा है, और कॉमन कार्बन मेट्रिक के हिसाब से ये भी आ रहा है, राइट? Enabling government to assess overall carbon footprint caused by their countries, assessing the carbon footprint of building operations around the world. UNEP ने बनाया है, very high possibility people will mark this, unfortunately the answer is this, ठीक है? इसको आप क्यों नहीं मार्क करेंगे? उल्टा सीधा लॉजिक, कि भाई गवर्नमेंट्स को, वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स आर देयर जो अपने पूरी कंट्री के कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करना चाहेगी, ठीक है? क्योंकि वो फिर इट विल कम आउट टू बी अ बैड थिंग कि आप कितना वो कर रहे हो, बट नहीं, वहां नहीं सोच पाओगे आप ऐसा। वेरी हाई पॉसिबिलिटी आप इसको मार्क करोगे, बट आंसर ये। Which of the following have species that establish symbiotic relations with other organisms? I have no idea. I'll skip this. I have zero idea of this. ठीक है? अगर अब मैं पढ़ के नहीं गया हूं, पढ़ के गया हूं तो ही हो सकता है ये, इसका आंसर 1, 2, 3 है। I will skip this question अगर मुझे नहीं पता है। If there is nothing that you can apply logic to over here, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, बट इसका आंसर ऑल 3 है। Coming over here, अब अगेन ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बन रहा था, तो पुरानी पार्लियामेंट के हिसाब से ये आया था 64 योगिनी टेम्पल, तो ये लोगों को पता भी था दैट इट इज एन इंस्पिरेशन टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग। 4 तो करेक्ट था इसमें, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का 64 योगिनी टेम्पल, इसकी बहुत फोटोज भी आई थी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो सबको पता था उस टाइम पे ये, तभी नई पार्लियामेंट बनने का काम शुरू हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 2, 3, 1, 4। तो 4th स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मुझे इतना पता है, तो मैं पहले तो ये दोनों काट दूंगा। अब या तो 1 ठीक है या 2 एंड 3 ठीक है, मुझे इस तरह देखना है, क्योंकि 4 तो करेक्ट है। 1 ठीक है, 2 एंड 3 ठीक है। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्चाफक्ता डायनेस्टी। ठीक है, मुझे इतना तो पता है सर्कुलर टेम्पल है। आई हाईली डाउट ये डायनेस्टी किसी को भी पता होगी उस टाइम पे। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आध दो तो और होगा ही, तो मैं सेकंड काट दूंगा, मुझे पता है 4 सही है। ठीक है, सेकंड काटा था, ये दोनों कट चुके थे, हमने देखा 1 एंड 4 होगा या 2, 3, 4 होगा, तो 2 तो नहीं है और 4 है, तो 1 एंड 4, और ये भी पता है सर्कुलर टेम्पल है, तो आई विल पिक 1 एंड 4 देयर। ठीक है, अदरवाइज ये क्या है? इट वाज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन द रीजन, नहीं, ये शैव कल्ट का है, ये पढ़ा था क्योंकि ये न्यूज में था, बट अगेन नीडेड नहीं है, ये सबको पता था, पुरानी पार्लियामेंट का इंस्पिरेशन है, ठीक है, और ओनली टेम्पल तो नहीं होगा। क्या सिर्फ 2 जान के भी मैं काट सकता था आंसर? यस, ओनली देखा
काट दिया, 1 and 4 ऐसे भी आ गया, ठीक है। चलिए, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting management by building and a series of dams and all? सबको पता है, एनसीईआरटी में है, धोलावीरा है, कोई चक्कर में नहीं पड़ना, आगे बढ़ना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं। दीज आर द क्वेश्चंस जो आप फटाफट करके आगे बढ़ते हैं, इसमें दिमाग लगाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, 1% नहीं भी आता है ना, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है अगर, फिर नहीं कर पाओगे, लॉजिक नहीं है कोई, ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, और ये आना चाहिए क्योंकि ये एंशिएंट की एनसीईआरटी में। हाँ जी, in the first quarter of the 17th century which of the following were the factories of East India Company? कहाँ कहाँ थी? अगेन ये भी आना चाहिए, ये दोनों फ्रेंच थे, राइट, ये ईस्ट इंडिया थी। सो 2 and 3 फ्रेंच है, आपको पता है, काट दीजिए, 1 लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। आगरा, अहमदाबाद, बरोच, बड़ौदा, मसूलीपट्टनम, वहां थी ईस्ट इंडिया फैक्ट्रीज इनिशियली, ये दोनों फ्रेंच फैक्ट्रीज थी यहाँ पे, नॉट ईस्ट इंडिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन पता होना चाहिए गाइस। ये अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच आई जनरली से, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपके माइंड में एक टाइमलाइन होती है तब तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत भी पता है तो कर सकते हैं। अब ये हर्ष क्या है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th century विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, ये बताना था इसमें, ठीक है। इसमें से अगर एक भी ठीक से आपको कुछ पता है तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट। ये जो परमारास थे, अगर आपको ये पता है कि ये 9 to 14 सेंचुरी हैं, अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी तो आप 2 काटोगे। अब 1 3 4 6 एंड 5 6 बचा है, राइट। 5 देख लो, 6 कॉमन है, 1 3 4 देखने से बेटर है 5 देख लें। द यादवास ऑफ देवगिरी नहीं पढ़ा होगा, बहुत अनलाइकली है। और कुछ पढ़ा है, गुप्ताज ऑफ मगध, ये मुझे पता है 6 7 सेंचुरी में थे, अगर मुझे पता है तो, राइट। 2 मिल गए, ये कट गया, ये है, ये आंसर है, 1 है और सेकंड कट गया, तभी हो सकता है ये, नहीं तो बड़ा मुश्किल है ये करना क्वेश्चन, ठीक है। ये जो यादव थे ये 12 13 सेंचुरी में थे, 12 to 14 सेंचुरी में आई थिंक, बाकी इधर आप देख सकते हैं, ओके। ये नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, है ना, इसमें वो 6 में 4 वाला लॉजिक लगाना है तो 6 में 4 लगा देना, बट तुक्का है, आई वुड नॉट रियली recommend that. चलिए, according to the Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following? ये medieval की एनसीईआरटी में है गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली रेट्रोस्पेक्ट में देखा, पहले नहीं देखा था, ध्यान नहीं देते लोग, बट ऑल 4 इज द ऑप्शन ओवर हियर, राइट। विजयनगर में women were expert in both all wrestling, astrology, accounting and soothsaying. विजयनगर एम्पायर वैसे भी काफी फॉरवर्ड टाइप का वहां पे वैल्यू सिस्टम था, ठीक ठाक, तो उसमें आप ये मान सकते हैं, बट ये बुक का क्वेश्चन है। मदनापल्ली वाज फेमसली इन न्यूज दैट टाइम, ये हिंदू में आया था, आर्टिकल था पूरा पूरा, है ना, मदनापल्ली में क्या हुआ था, और ये पता होने पे ही कर सकते हो आप कि मदनापल्ली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, नहीं तो नहीं कर सकते आप। ये आपको पता हो सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहां बना था, अडियार में, ठीक है, चेन्नई में, अगर ये पता है तो ये तो यही कटेगा, फिर भी 3 ऑप्शन है। अगर आपको नहीं ये कहीं से पढ़ा है गलती से, ये विजयवाड़ा में था, अगर पढ़ा है तो, बट दिस वाज वेरी प्रोमिनेंटली इन न्यूज, मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू ऑन द इन दैट ईयर। आज एक्सपेक्टेड नहीं है आपको पता होगा, चिंता मत करिए। नेक्स्ट, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू भी है, इसमें ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। बुर्जा होम पॉटरी के लिए फेमस है, नॉट रॉककट शाइन्स के लिए, ये पता होता है, ठीक है। टूल्स एंड पॉटरीज मिली हैं यहाँ पे, रॉककट शाइन्स नहीं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू भी है, ये इस वजह से पता होगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, लॉजिक नहीं है कोई। ये अगेन इट्स अ टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको पता होता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, राइट। सो दिस क्वेश्चन सेज
It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in the pursuit of fugitive prince. Yes. Next statement says Tughlaq. It was during the reign of Tughlaq that Timur occupied Multan. Tughlaq died in 1351. Timur started only in 1370 onwards. ठीक है, तुगलक मर गए थे 1351 में, तैमूर स्टार्टेड देन, तो ये कट जाता है अगर ये आपको पता है डिटेल में। एनसीईआरटी में है ये, मेडिवल की ओल्ड एनसीईआरटी में। ओके, देवराय 1446 में थे और वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। तो वन ओनली इज द आंसर हियर। अगेन नो लॉजिक, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, देयर इज नो लॉजिक दैट कैन बी अप्लाइड हियर। This was also very prominently in news, guys. Saint Xavier was one of the founding members of the Jesuits order. Yes. Saint Francis Xavier died in not Goa, China. वहां मरे थे, बाद में बॉडी लेके आई गई थी उनकी यहाँ पे, और वहां पे एक चर्च है जहाँ पे उनको थोड़े बहुत रिमेन रखे हुए हैं। ठीक है। The feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa in each year. This is also correct. 1 and 3 are correct. Second is wrong. आपको नहीं जानना है, बिल्कुल भी नहीं जानना था, न्यूज में था, लोगों ने अगर पढ़ा था तो आता था, नहीं तो नहीं आता था। ठीक है, तुक्का मारेंगे तो गलत करेंगे। अगर आप ये मान रहे हैं पहला, सेकंड, डाइड इन गोवा एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम हियर, ये इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है सुनने में कि हो ही सकता है भैया यहाँ मरे होंगे, यहीं चर्च डेडिकेट कर दिया होगा, बट आप सेकंड स्टेटमेंट गलत है। दिस वाज आल्सो इन न्यूज बिकॉज एयरशिप वगैरह चल रहा था कि फीमेल को प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह देने का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इस वजह से पूरा न्यूज में था। मिताक्षरा वाज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। नहीं, दोनों ही अपर कास्ट के लिए थे, लोअर कास्ट के लिए नहीं थे। मिताक्षरा एंड दयाभागा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। Second, in Mitakshara system, the sons can claim right to property during the lifetime of the father, whereas in Dayabhaga system, it is only after the death of the father that the sons can claim the property. ये correct. Third, the Mitakshara system deals with the matter related to property held by male members only, whereas the Dayabhaga system deals with the matter related to property held by both male and female. नहीं, दोनों में डील करते थे कि फीमेल मेंबर की प्रॉपर्टी होगी तो वो किसके पास जाएगी फिर इस सिस्टम में, वो तो हो ही नहीं सकता। दोनों में डील करते थे, ये भी गलत है, वो भी गलत है, टू ओनली आंसर। ठीक है, ये न्यूज में था गाइस, लोगों को पता था उस टाइम पे, इसलिए। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमाला एंड केशमेशिवरा जो भी हैं ये वर फेमस फॉर व्हाट? अगेन ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर एक का भी पता है उसके बेसिस पे मारो। भवभूति पता है हमें, प्ले राइटर था, इसलिए हम तीनों को प्ले राइटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। राइट, तीनों नहीं पता हो सकते, पता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ के आए हैं आप, बट तीनों नहीं पता हो सकते। अगर एक का भी पता है तो उसको यूज करो और मारो। राइट, दिस इज द आइडिया। हाँ जी, द Montagu Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all women above age of 21। 1919 में ऑल women तो पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो हमने आजादी के बाद दिया है, उससे पहले तो था ही नहीं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो हो ही नहीं सकता, तो वन कट जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 gave women रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसको हम मार्क करें, पॉसिबल क्या है ये पता भी होता है, तो ये हमें मार्क करना है। राइट, ये स्पेक्ट्रम में भी है अदरवाइज, बट फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत आसानी से काटा जा सकता है। 1919 बहुत पुरानी बात कर रहे हैं अपन, आजादी के बाद हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, उससे पहले तो सीन ही नहीं था। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942, जहां 1942 आया, क्विट इंडिया मारो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। राइट, सिंपल एज दैट, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। नेक्स्ट, which among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics into English? Songs from prison, somehow मेरे माइंड में जैसे ही उस टाइम के प्रिजन की बात आती है, गांधी जी आते हैं दिमाग में, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जेल गए हैं उस दौरान, जब देखो जेल चले जाते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई पकड़ के उनको जेल में डाल देता था। तो आई वुड मार्क गांधी जी इन दिस विदाउट अ डाउट। People had a doubt between Sarojini Naidu and Gandhi जी because songs लिखे हैं, Sarojini Naidu को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वगैरह बोला जाता था, राइट, बट somehow जेल की बात आती है कि जेल में कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ गाया है, मोस्टली महात्मा गांधी मैं प्रेफर करता हूँ मार्क करना।
With reference to medieval India, which one of the following is correct sequence of ascending order in terms of size? Again medieval के एनसीईआरटी में है, ये अकबर के टाइम का काम है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। परगना सरकार, ये पता होना चाहिए, परगना सरकार एंड सूबा। परगना होता है क्लस्टर ऑफ विलेजेस, उसके ऊपर सरकार, उसके ऊपर सूबा, ठीक है, ये पता होना है। Who among the following was associated as secretary with Hindu Female College? बार बार ये क्वेश्चन हम इधर उधर देख भी चुके हैं, स्पेक्ट्रम में भी है, आईसी विद्यासागर, ठीक है, सिंपल। ये क्वेश्चन वही है जो आते हैं तो कर सकते हैं आप, देयर इज नो लॉजिक दैट यू कैन अप्लाई, ना उसमें ना इसमें। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज व्हाट? द मूवमेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों आप देखें, स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे आप, दे वर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। सहगल भी ऐसे पढ़ा होता है, बट गुरबख्श सिंह ढिल्लों तो सबको याद रहता है जहां तक मैंने देखा है, और ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। 47, 48, with reference to Indian history, which of the following statement is correct? The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. The Mysore kingdom emerged out of Vijayanagar. Rohilkhand kingdom was formed out of territories occupied by Ahmed Shah Durrani. अगर ये आपको आता है तो आप कर पाएंगे, इसका आंसर 2 ओनली है, ये बुक में नहीं है, आई हैव नॉट रेड दिस इन द बुक, तो हायर पॉसिबिलिटी ये नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। दिस वाज रॉन्ग, ये एमर्ज आउट नहीं हुआ था हैदराबाद स्टेट से, ये पैरेलल में था कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी में डायग्राम फोटो बनी हुई है, अजंता केव लाई इन द गॉर्ज ऑफ वाघाहुरा रिवर, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में, सॉरी गाइस, थैंक यू, फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी में गिवन है ये। अगेन नो लॉजिक दैट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, आप इसको ज्यादा वो नहीं कर सकते। अब इसको काट सकते हो आप, सांची स्तूपा, चंबल रिवर वहां तक जा रही है कि आपको पता होना चाहिए सांची स्तूपा के आसपास एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st Feb is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. I have no idea. Could be not. And the demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. इसको मैं सोच सकता हूँ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे उस टाइम पे, ईस्ट पाकिस्तान में बंगला लैंग्वेज चलती थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये हो सकता है सही, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, या तो मैं ये मारूंगा या मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, बहुत नहीं, अनलाइकली है कि मैं इसको मान के मारूंगा, इंटरनेशनल मदर टंग डे, मदर लैंग्वेज डे एंड ऑल दैट, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक बेसिकली, है ना। एंड 21 का पेपर ऐसा था जिसमें लॉजिक कम लग रहा था, 21 के पेपर में ज्यादा नॉलेज बेस्ड आइडिया ज्यादा था, बट दैट नॉलेज कुड इजिली कम थ्रू बेसिक क्या बोलते हैं, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटीज। अगर आपने इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास करी है और अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस आगे देखेंगे तो उससे पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। चलिए